अभी हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को मीन्स के दृष्टिकोण से देखें। इस टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है और मेंस में भी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है भारत में अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी शिक्षा के इंट्रोडक्शन सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट विवाद से पहले भी राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। और शुरू से ही भारत में जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन कहलाए हैं, हालांकि उनको प्रॉपर हिस्टोरियंस तो नहीं कहा जाता है क्योंकि दे वर बेसिकली ट्रांसलेटर्स। विलियम जोन्स है, विल्किंस है और बाद में और भी बहुत सारे लोग हुए हैं। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो बेंटिक का भी ब्रेन चाइल्ड था और विलियम जोन्स, इन सभी लोगों ने मिलजुल कर उसकी स्थापना की थी। तो उन सबों का बेसिक उद्देश्य था कि भारत के पास्ट को रीडिस्कवर करना और जिस तरह से भारत का हर तरह से पतन हुआ था, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक हर तरह का, तो उन चीज़ों को दोबारा खोज कर बाहर निकालने का एक प्रयास था। तो ओरिएंटलिस्ट जो भी लोग हैं उन लोगों ने भारत के संस्कृत को सीखा और भारत के उन प्राचीन किताबों का अध्ययन किया जो भी उन लोगों को एक एक करके अवेलेबल हुए और उनका फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। और इसीलिए विलियम जोन्स का जो इपॉक मेकिंग कंट्रीब्यूशन है कॉमन लैंग्वेज थ्योरी, उसी से निकला कॉमन रेस थ्योरी। तो कॉमन लैंग्वेज थ्योरी, कॉमन रेस थ्योरी ने, विशेषकर कॉमन लैंग्वेज थ्योरी ने आर्यन ओरिजिन का यूरोपियन सिद्धांत स्थापित किया कि संस्कृत बोलने वाले लोग और ओल्ड पर्शियन हो, जर्मन हो, हेब्रू हो, इंग्लिश हो, लिथुआनियन हो, फ्रेंच हो, इस तरह के बहुत सारे होस्ट ऑफ लैंग्वेजेस से तुलना की गई और सबको कहा गया कि इसका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है और अलग अलग इलाकों में जाकर फिर इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बदला, जिसके कारण शब्दों के उच्चारण में, स्पेलिंग में बदलाव आता चला गया और ये स्वाभाविक होता भी है। तो ओरिएंटलिस्ट जो थे वो डिकेइंग इंडियन सोसाइटी के प्रति सरकास्टिक नहीं थे, सैडिस्टिक नहीं थे, निगेटिव नहीं थे, वो ऑप्टिमिस्टिक थे। उनका मानना था कि समय और परिस्थिति सब कुछ करवाती है और यहाँ भी वही उसी तरह की सभ्यता डेवलप की जिस तरह से यूरोप में की, और यहाँ के लोग बहुत समय परिस्थितियों के कारण पिछड़ गए हैं और अगर इनको भी समान मौका, समान सिचुएशन मिलेगा तो ये सभ्यता भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये इनहेरिट करती है उस ग्रेट सिविलाइजेशन की जो वैदिक काल में इस्टेब्लिश हुई थी। तो वो लोग सिंपैथेटिक रहे और भारत की समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा कंसर्न रहे। तो उस समय भारत को इम्पीरियलिस्टिक या कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा रहा था, जिस समय ओरिएंटलिस्ट लोग अपना काम कर रहे थे। आगे चलकर जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस आए और जब जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा, तो वहाँ तक आते आते ये 1818 वगैरह की बात है, भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। 1799 मैसूर जीता जा चुका था। 1818 मराठों को फाइनली वैंक्विश किया जा चुका था और मराठे तो 1803-05 के युद्ध के दौरान ही फिनिश थे। उतना दिन रहे, फॉर्मेलिटी थी। सब्सिडरी अलायंस लागू हो चुका था और बहुत सारे इलाकों में अंग्रेजों की सर्वोच्चता ऑलरेडी स्थापित हो चुकी थी। तो अब अंग्रेजों के मन में कॉलोनियल या इंपीरियलिस्टिक विचारधारा से उनका इतिहास लेखन शुरू हो। इसका मतलब होता है कि जब हम रूल करते हैं वहाँ रूलर एंड रूल्ड दोनों में फर्क करना अनिवार्य होता है। इन इतिहासकारों ने, कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने, इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस ने ओरिएंटलिस्ट लोगों के अवधारणाओं को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने भारत की सभ्यता को
टोटली इन्फीरियर सभ्यता बताने का प्रयास किया, ताकि भारत के लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए और अंग्रेजी सत्ता को वह स्वाभाविक तौर पर स्वीकार करें। और उस समय बहुत सारी थ्योरी डेवलप हुई, जैसे इंडियन सोसाइटी स्टैटिक है, गतिहीन समाज है। फिर इन्होंने कहा कि व्हाइट्समैन बर्डन है, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट को इन्होंने दिया ताकि भारत के लोगों को हीन भावना से ग्रसित करवाए। और जब आप हीन भावना से ग्रसित होंगे तभी अंग्रेजों के शासन की सर्वोच्चता को स्वीकार करेंगे। तो ओरिएंटलिस्ट के मुकाबले कॉलोनियल और इंपीरियलिस्टिक स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस के विचार भारत के प्रति पूरी तरह से निगेटिव हो गए, और उन लोगों ने भारत के लोगों को हीन भावना से ग्रसित करवाने का हर प्रयास किया। इस पीरियड में इन लोगों ने प्रयास किया लोगों को समझाने का कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी शासन ये सभी भारत के लिए फायदेमंद है। भारत का कल्याण तभी हो सकता है जब वो लोग अंग्रेजों के शासन को स्वतः स्वीकार करें, अंग्रेजी कानून को माने और अंग्रेजी शिक्षा को अपनाएं, तभी भारत तथाकथित रूप से आधुनिक होगा। प्रथम 100 साल इसमें अंग्रेज पूरी तरह से सफल रहे, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप भारत में एक नया मध्यम वर्ग भी पैदा हुआ, नया इंटेलेक्चुअल क्लास भी आया, नया पढ़ा लिखा वर्ग भी आया। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, तो जब केवल आप नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई सीमित होती है। लेकिन जिसे नौकरी की जरूरत नहीं, बौद्धिकता के लिए पढ़ता है, तो उसके पढ़ाई का दायरा बड़ा होता है। जब भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने यूरोपियंस किताबों को पढ़ा, यूरोप में होने वाले परिवर्तनों को देखा, जाना, सुना, पढ़ा, वहाँ पर जो विचारधाराएं चल रही थी उनको जाना, तो इनका भी सोचने का होराइजन ब्रॉडेंड हुआ, और इनको लगा कि जो चीज़ें यूरोप में हो रही हैं यहाँ क्यों नहीं है, वहाँ जो अच्छी बातें हैं उसको यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया जाता है। अंग्रेज भारत के लोगों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं जबकि उनके यहाँ कुछ अलग तरह के ही रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, सोचने का, करने का हर तरीका है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर सवाल उठाए जाने लगे, उनके इंटेंशंस को क्वेश्चन किया जाने लगा, और भारत में इन 100 सालों में जो अंग्रेजों ने एक दिखाया था, लोगों को एक सब्ज बाग दिखलाया था, तो भारत में गरीबी घटने के बदले गरीबी बढ़ गई, भारत का इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, भारत का कृषि बर्बाद हुआ, और पूरे भारत में अकालों का भरमार हो गया, फेमाइंस ऑल ओवर हुए, लाखों लाख लोग उस समय मरने लगे। तो एक तरफ जो अंग्रेजों ने यह दिखाया था कि अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी शिक्षा भारत के लोगों को आगे ले जाएगा, भारत के लोग देख रहे थे कि जो था भारत उसके मुकाबले वह सीधे पाताल में चला जा रहा है, हर सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। तो धीरे धीरे लोगों का यह सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिर अंग्रेजी सत्ता का मतलब क्या है, और भारत में उनके शासन करने का क्या मतलब है जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। प्लस अंग्रेजों ने इस दायरे में अगर हम लोग देखें तो भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का ध्वज उगाया, और जो भी यहाँ पर रीति रिवाज थे समाज में और धर्म में, उन चीज़ों को लोगों के सामने दिखलाकर उन्हें हीनता का बोध करवाया। उन लोगों ने कहा कि आपके यहाँ सती प्रथा है, आप आदमी को जिंदा जलाते हैं, आप बेटियों को फीमेल इन्फेंटिसाइड है, आप बेटियों को जन्म लेते ही मार देते हैं, बाल विवाह है, आप बेटियों को जो सामान्य उम्र है उससे पहले ही ब्याह कर देते हैं, दलितों के साथ आप जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं, विधवाओं के साथ आप वैसा ही अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो आपका जो समाज है वह पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटेड समाज है। यहाँ हर आदमी,
हर समूह एक दूसरे के खिलाफ है और उसका अत्याचार करता है और आपका समाज और धर्म रॉटेन सोसाइटी है। तो जहाँ इम्पीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस जो उस तरह के लोग हुए, उन लोगों ने कहा कि ब्रिटिश शिक्षा, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश कानून। जब 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में क्रिश्चियन मिशनरी को आने का लीगल अनुमति मिला, इससे पहले भी क्रिश्चियन मिशनरी भारत के विभिन्न भागों में आए हुए थे, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों को आने का वैधानिक अनुमति दी। अब क्रिश्चियन मिशनरी जब आए तो उन्हें जिस तरह से ईसाइयों ने यूरोप का ईसाईकरण किया था, तो भारत का जो समाज का चित्र अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया गया था कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, असभ्य हैं, जानवर लायक हैं, उनको लगा कि उनके लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड है भारत, और अगर वो थोड़ा प्रयास कर लेंगे तो भारत के लोग सीधे ईसाई बन जाएंगे। तो ईसाई मिशनरियों ने एक तरह से चौराहे पर खड़े होकर भारतीय धर्म और समाज का ध्वज उड़ाया, खुलेआम बौद्धिक गालियां दी, लोगों को यह इम्प्रेस करना चाहा कि आपका समाज ऐसा सरागला समाज है, धर्म ऐसा सरागला धर्म है कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है ना, ये कैंसर का 4th स्टेज है। बेटर है कि आप इस सरे गले धर्म और समाज को छोड़कर सीधे ईसा मसीह की शरण में आए और आप बैप्टाइज्ड हो जाएं और आप सीधे ईसाई बन जाएं। ईसा की शरण में यीशु आप सबका कल्याण करेंगे। इसका ताबड़तोड़ प्रयास इन लोगों ने नॉर्थ इंडिया में इनिशियली किया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का जो निगेटिव इम्पैक्ट था वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में था। छुआछूत से लेकर हो, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से लेकर हो, या सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन यूपी और बिहार का जो अधिकांश हिस्सा है, यह खांटी ब्राह्मणिज्म का इलाका भी कहलाता है। यहाँ के लोगों ने उन लोगों की बातें सुनी, यह भी स्वीकार किया कि हाँ बुराइयां तो हैं, कमियां तो हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए कोई तैयार नहीं होगा। रेयर लोग रहे होंगे, धर्म परिवर्तन की तरफ गए होंगे, और अंग्रेजों ने बहुत सारे लुभावने कानून भी बनाए। संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए भी कहा कि हाँ अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कोई संपत्ति से आपको बेदखल कर देना, या और भी बहुत सारे लुभावने बातें कही। लेकिन नॉर्थ इंडिया में, मेनलैंड में, मुख्य भूमि में कन्वर्सन नहीं हुआ और लोग क्रिश्चियन उस जमाने में नहीं बने। एक कारण है कि ईसाई मिशनरी बाद में ट्राइबल इलाकों में शिफ्ट कर जाते हैं, और इसीलिए भारत का जो बहुत सारा ट्राइबल इलाका है वहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा और अधिकांश लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट कर, है ना। हालांकि बिरसा मुंडा एक रिएक्शन है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी, लेकिन ट्राइबल एरिया में बड़े पैमाने पर लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए। तो इस समय जो ब्राह्मण धर्म था और समाज था, जिसको हिंदू समाज या हिंदू धर्म कहा गया, हिंदू धर्म या समाज कहना टेक्निकली सही नहीं है, गलत है। ये ब्राह्मण धर्म है और जातियां हैं, वर्ण तो अब भी केवल काल्पनिक है, वर्ण व्यवस्था, अब जाति एक रियलिटी। तो इसको सबसे ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार माना गया, ब्राह्मणों के खिलाफ लोगों ने कहा, ईसाई मिशनरियों ने भी कहा, और कॉलोनियल और इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियंस ने भी कहा, उनके अनुसार दूसरे लोगों ने भी कहा। तो टारगेट पर उस जमाने में ब्राह्मण आए, जो आज भी लोग रिपीट करते रहते हैं। लेकिन जितने इस समय सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होंगे वो सब लगभग ब्राह्मणों के द्वारा ही होंगे। वो राजा राम मोहन राय हो, देवेंद्रनाथ टैगोर फैमिली हो, दयानंद सरस्वती हो, ये सभी उसी फैमिली के थे, उसी जाति से बिलोंग करते हैं। इस पीरियड में भारत का समाज भी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्स दो तरह का होगा।
इसमें भी आप देखते हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होगा और एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होगा, एक सुधारात्मक आंदोलन होगा और एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन होगा, है ना। तो सुधार आंदोलन होगा और पुनरुत्थानवादी आंदोलन होगा। सुधार आंदोलन जो होगा, जिसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह है, इन लोगों का जो मेन मंतव्य होगा कि हाँ, हमारे समाज में कमी है, वी एक्सेप्ट द ड्रॉबैक्स, है ना, इन आवर सोसाइटी, इन आवर रिलीजन, एंड वी आर प्रिपेयर टू रिफॉर्म इट। हम इसको सुधार करना चाहते हैं, जो गलत है वो गलत है, और गलत को स्वीकार करना कभी भी गलत नहीं होता है ना। दूसरा जो आंदोलन रिवाइवलिस्ट है, जिसमें आर्य समाज इधर है, देवबंद मूवमेंट मुसलमानों में है, इन लोगों ने अपने पुराने पास्ट को रिवाइव करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा कि हमारा पास्ट खराब नहीं है और वर्तमान में जो बुराइयां आ गई हैं उनके आधार पर टोटलिटी को आप गलत नहीं बोल सकते। अगर किसी सिस्टम में किसी व्यक्ति ने बुराई लाई है तो दैट इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द सिस्टम। तो आर्य समाज ने वैदिक काल और वैदिक ग्रंथ उसको रिवाइवल किया, रिटर्न टुवर्ड्स वेदास का नारा दिया, है ना, इनफॉलिबिलिटी ऑफ द वेदास का नारा दिया। तो ये कह रहे थे कि पीछे की तरफ चलो, बैक टू द वेदास, और हमारा वो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म ओरिजिनल वही है जो वेदों में है। तो वेदों के आधार पर उन्होंने कि वेदों में सती प्रथा नहीं है, विडो की स्थिति वो नहीं है, बाल विवाह नहीं है, छुआछूत नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तो इट इज प्योरली लाइक दैट, तो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी रिलीजन, एनी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ amenities which has entered into the society or religion in between different periods। तो इन लोगों ने कहा कि भाई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम अपनी पुरानी परंपराओं को या जो हमारा ओरिजिनल धर्म है उसको हम लाना चाहते हैं, है ना। तो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ। तो इन लोगों ने तो उस हिसाब से एक तरह से भारत में दो तरह का ट्रेंड चला। एक वो लोग थे जो आलोचनाओं को गुड स्ट्रीम में लिया और उन लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे धर्म में जो बुराइयां हैं उन चीज़ों को ख़त्म करना जरूरी है, और जो लोग कह रहे हैं ठीक है कि हाँ ये बात गलत है। दूसरे लोग थे वो कह रहे थे कि तुम अपनी बात देखो, हम अपने धर्म को देखते हैं। जब दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो उन्होंने ईसाइयों और मुसलमान इस्लाम में की बुराइयों को भी सबके सामने रखा और कहा कि तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, है ना। तो उस तरह का एक आक्रामक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में आर्य समाज भारत में है, और आगे चलकर राष्ट्रवाद के विकास में भी इसका एक योगदान रहेगा, इम्पोर्टेंट योगदान है। तो फिर भारत में ट्रेडिशनल मूवमेंट जैसे राधाकांत देव वगैरह का हुआ, जो ये कह रहे थे कि ना जो है हमारा वो ठीक है ना, हम आपकी बात क्यों सुने। तो उन लोगों ने हर चीज़ के साथ स्ट्रिक किया कि हाँ ये ठीक है। राधाकांत देव ने जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया तो राधाकांत देव ने कहा कि नहीं, ये हमारे समाज और धर्म का अहम हिस्सा है, और उसके समर्थन में इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चला दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस जमाने में नहीं रहा होता तो एंटी सती एक्ट पारित भी नहीं हुआ होता, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो यूटिलिटेरियन विचारधारा से प्रभावित आदमी था और वह इन फेवर ऑफ रिमूवल ऑफ सती सिस्टम था। इसलिए गवर्नर जनरल के फेवरेबल होने के कारण ही एंटी सती एक्ट पारित हो पाया था, है ना। तो भारत में ये सब निश्चित रूप से
रीति रिवाज परंपराएं नहीं हैं जिसके खिलाफ हमारे देश के लोगों ने उस समय जो भी हुआ किया। फिर हम लोग 2-3 पॉइंट देखेंगे कि इस तरह की स्थिति आई क्यों, वाई द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो मेंस के लिए पॉइंट्स वाइज थोड़ा भी होता है। तो पहला जो कारण है प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल, यानी उपनिवेशवादी सरकार का भारत में होना। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन लोगों ने भारत में अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस किया और आधुनिक विचारों को इंट्रोड्यूस किया, है ना, मॉडर्न मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज। तो पहला पॉइंट, अंग्रेज, भारत में अंग्रेजी सरकार है जिन लोगों ने पहला नंबर अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस किया और कुछ नए नए आधुनिक विचारों को भी भारत में इंट्रोड्यूस किया। उन विचारों में लिबर्टी, स्वतंत्रता, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एंड जस्टिस, न्याय, ये भारत के लिए कुछ बातें एकदम से नई थी और उस जमाने के लोगों पर इसका सीधा और डायरेक्ट प्रभाव पड़ा। जो लोग भी आज़ादी की बात नहीं समझते थे, स्वतंत्रता की बात नहीं समझते थे, उन पर भी प्रभाव हुआ। भारतीय समाज सोशल और इकोनॉमिकली हाईली डिस्क्रिमिनेटेड समाज था। तो जब समानता की बात हुई कि समाज में हर आदमी समान है, तो इसका भी भारत पर प्रभाव हुआ। फ्रेटर्निटी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था, डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड में स्वयं ही डेमोक्रेसी था, जहां एक तंत्र का विरोध हुआ और जहां फिर न्याय की बात की गई। और न्याय जो है, जो हमारे संविधान में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, दोनों सिद्धांत लागू भारत में नहीं था। इक्वलिटी बिफोर लॉ था, लेकिन हर आदमी, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो सिद्धांत था भारत में एक समान रूप से लागू नहीं था, वह जातियों के हिसाब से लागू था, है ना। एक जाति का आदमी के लिए एक कानून, दूसरे जाति के लोगों के लिए अलग कानून। तो ये चीजों, इन चीजों का भारत के समाज पर इम्पैक्ट हुआ और शुरुआत में लोग अंग्रेजों से प्रभावित हुए। इसी तरह से भारत में जो धार्मिक और सामाजिक कमियां थी, 19वीं शताब्दी का जो भारत था, जिस पीरियड में अंग्रेज भारत आए, पहले ही भी मैंने बताया कि सती प्रथा का प्रचलन था, कन्या शिशु वध का प्रचलन था, विधवाओं की स्थिति बहुत बुरी थी, नरक भोग था लगभग, बाल विवाह का प्रचलन था, पर्दा प्रथा बहुत हाईली प्रचलित था, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था, वो कन्फाइंड टू द हाउस। और उस जमाने में कहा जाता था कि जो महिला है, जिसका डोली अंदर आएगा उसका अर्थी ही बाहर जाएगा, यानी वंस यू आर इनसाइड द हाउस यू विल बी गो आउटसाइड द हाउस ओनली आफ्टर योर डेथ, है ना। हालांकि इसी कारण बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब जो समस्याएं हैं ये एलिट क्लास की समस्याएं थी। और इसी तरह से महिलाओं का जो डिप्रेसिंग पोजीशन था, इसको भी लोगों ने इसका कारण माना। तो इन सभी कारणों का भारत के समाज पर अंग्रेजों के इंटरेक्शन के बाद प्रभाव पड़ा। इसके बाद स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, धीरे धीरे जब शिक्षा का लोगों के बीच में विस्तार हुआ और हम लोग बाहरी दुनिया को भी जानने लगे, है ना। अल-बेरूनी के स्टेटमेंट को भूलना नहीं चाहिए कि जब हम लोग सामंतवाद के ज़माने में बाहरी दुनिया से कट चुके थे और जब महात्मा गांधी और सच्चिदानंद सिन्हा भी इंग्लैंड पढ़ने जा रहे थे, तो हमारे देश में कहा जा रहा था कि समुद्र का पानी छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, जिसके
लगभग 300 साल पहले से या उससे भी अधिक पहले से स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस सभी दुनिया के सारे समुद्रों को लांघ चुके थे और साउथ और नॉर्थ अमेरिका के संसाधनों का शोषण कर चुके थे। उस समय हम लोग कह रहे थे कि समुद्र में जाने पर समुद्र का पानी छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से गांधी भी बाहर गए, जिस तरह से सच्चिदानंद सिन्हा बाहर गए, कानून की पढ़ाई करने और कानून के महत्व को समझना और कानून के प्रोफेशन का पॉपुलर होना, जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी न्यायिक व्यवस्था लागू की, CRPC लागू किया, IPC लागू किया, अखबार धीरे धीरे छपने लगे, बाहर की किताबें भारत में धीरे धीरे आने लगी, बाहर की घटनाओं के बारे में लोग जानने लगे, तो राजा राम मोहन राय जैसे भी विदेश की घटनाएं, स्पेन में क्रांति हो तो राजा राम मोहन राय खुश हुए। तो ये एक नई चीज थी, यही जो हमने कहा कि मॉडर्निटी आने लगी भारत के कुछ लोगों में, और इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा गया है, हार्बिंगर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा गया है। तो अगर आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होती है तो स्वाभाविक है कि आपका अवेयरनेस का लेवल बढ़ा और आपको लगेगा कि अगर दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावे दिक्कत यह है कि यूरोपियंस ने ही पहले हमारे एंशियंट टेक्स्टों पर के उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। भारत का जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी था वो उनके ट्रांसलेटेड किताब को पढ़ा और उससे उसको पता चला कि हमारे पास्ट की ग्लोरी क्या है, भारत का एंशियंट कितना इतिहास में, फिलॉसफी में, साइंस में, धर्म में, साहित्य में कितना समृद्ध रहा। संस्कृत के समृद्धि को देखते हुए फ्रांस में, अमेरिका में कई जगहों पर संस्कृत भाषा की पढ़ाई उसी जमाने में शुरू हो गई थी। जिस जमाने में विलियम जोन्स वगैरह थे उसी जमाने में शुरू हो गई थी। इसके लिए साथ ही साथ जब हमने अपना ही किताब पढ़ा तब हमको लगा कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। जिस तरह से आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हनुमान जी को कहना पड़ता था कि आप कितने ताकतवर हैं, तब हनुमान जी को लगता था कि हाँ हम ताकतवर हैं। इसी तरह से भारत के लोगों को जब अंग्रेज दूसरा आदमी आपके इतिहास में, साहित्य में इंटरेस्ट ले रहा है तो धीरे धीरे भारत के लोगों को थोड़ा शर्म आया हो। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राचीन किताबों का अध्ययन शुरू किया, तब उनको लगा कि अरे हमारे यहाँ तो यह भी है। और विशेषकर जब नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस का उदय हुआ भारत में, तो उन लोगों ने अंग्रेजों के द्वारा अपने इतिहास लेखन में जो ओरिएंटलिस्ट और इंपीरियलिस्ट ने गालियां दी थी बौद्धिक रूप से भारत के लोगों को, उसका एक एक करके जवाब देना शुरू किया। जैसे कई बार हम लोग पढ़े हैं कि काशी प्रसाद जायसवाल, एस अल्देकर, तो जब अंग्रेजों ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी कभी तुम लोग देखे नहीं और इंडिया इज हैबिचुएटेड ऑफ बीइंग रूल्ड बाय द ऑटोक्रेटिक रूलर्स, तो इन लोगों ने वैशाली के गणतंत्र को लिखा और एग्जैजरेटेड लिखा। तो इस किताब के द्वारा, इंडियन पॉलिटी जो किताब लिखी गई, इस किताब के द्वारा इन लोगों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि जिस समय दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था, उस जमाने में भारत में लोकतंत्र स्थापित था, है ना। तो एक तरह से नहीं कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, जब तुम्हारा बाप दादा न देखा उस समय हम लोग सब कुछ देखे। तो भारत के लोगों ने उसी तरह से करारा जवाब दिया। तो हालांकि उसमें फिर ऐतिहासिक लेखन के मापदंडों का भी उल्लंघन हुआ, लेकिन जब आप नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो बहुत सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। तो अंग्रेजों से लोगों ने इतनी गालियां सुनी थी कि जवाब देना जरूरी था, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे उस दौर में गए जब भारत के लोगों ने ही अपने प्राचीन इतिहास को दोबारा रिवाइव किया, परंपराओं को दोबारा लोगों के सामने रखा और यह दर्शाने का प्रयास किया कि जो आरोप हम पर लगाए जाते हैं इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का, सुपरस्टिशंस का,
वो सभी हमारे मूल धर्म में नहीं है, हमारे मूल समाज में नहीं है। ये सारी कुरीतियाँ, गलत प्रथाएं बाद में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने घुसाया है। तो बाद की कुरीतियों के कारण आप मूल धर्म का धज्जी नहीं उड़ा सकते, आलोचना नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जब बाहर की दुनिया के बारे में भी हम लोगों की जानकारी शुरू हुई, नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में, तो भारत में भी वो सारा चीज डिमोन्स्ट्रेट होने लगा। भारत में भी सोशल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस आउटलुक वगैरह को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास हुआ कि अकेला निर्णय, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि अकेला निर्णय नहीं, निर्णय जब भी हो सामूहिक हो, या किसी भी निर्णय के लेने में एक से अधिक लोगों की सहभागिता हो, यानी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन शुड बी देयर। ये नहीं लगा कि हम पर इम्पोज कर दिया गया। तो आधुनिक दुनिया में डेमोक्रेसी के मूल मापदंडों को जब आप लागू करते हैं तो इन चीज़ों का समझना स्वाभाविक होता है ना। और ये सब चीज़ हमारे देश में उस जमाने में धीरे धीरे आया। इस पीरियड में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, नई आर्थिक शक्तियों का उदय हुआ, शिक्षा का स्प्रेड हुआ, पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव हुआ, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हुआ, और पश्चिमी दुनिया से हमारे संबंध को मजबूत किया। और इन सभी चीज़ों ने साथ ही साथ लोगों पर यह दबाव डाला कि जो गलत है उसको गलत कहा जाना चाहिए और जो सही है वो सही है ना। तो एक तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे भारत में आती हैं। तो इन सभी कारणों से जो पढ़े लिखे लोग हुए, अंग्रेजी प्रभाव हुआ, अंग्रेजों की आलोचना हुई, फिर हमें भी ये जरूरत है कि हम अपने समाज को, धर्म को सुधारें, गलतियों का एहसास हुआ। तो धीरे धीरे लोगों में यह अवेयरनेस बढ़ा कि हमारे सिस्टम को सुधार की ज़रूरत है ना, हर मामले में। और इसीलिए जो स्थिति यूरोप में हुई और डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, रेनेसा और रिफॉर्मेशन, तो इसीलिए कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये पीरियड या इन घटनाओं को इंडियन रेनेसा कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण। हालांकि आज के इतिहास में उसको नहीं माना जाता है, तो उसमें भी दो बातें होती हैं, इंडियन रेनेसा और बंगाली रेनेसा, है ना। तो पुनर्जागरण तो एक सेंस में जरूर लोगों ने कहा कि हमारे भी पास्ट के बारे में पुनर्जागरण हो। जैसे यूरोप के सेंस में रेनेसा मतलब रिबर्थ है, रिवाइवल ऑफ द पास्ट है। तो उसी तरह से लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ भी वैसा ही हुआ। हालांकि हमारे यहाँ का रेनेसा यूरोपियन रेनेसा से डिफरेंट है। वहाँ कला और संस्कृति में ज़्यादा रेनेसा है, धर्म में रिफॉर्मेशन है ना। तो रेनेसा और रिफॉर्मेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसी से जुड़ा हुआ है राइज ऑफ नेशन स्टेट। तो हमारे यहाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म को उससे जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस मूवमेंट से ही बहुत सारे ऐसे लोग निकले जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लाला लाजपत राय लोग वैसे ही लोगों में शामिल हैं। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग मूवमेंट को देखेंगे।